किशोरी बाबू लड़खड़ाते हुए मंदिर से आते हैं और सामने पार्क की कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेते हुए सोचते हैं, अभी घर तो दूर है पर चल लेंगे। खुद को विश्वास दिलाते हैं, लेकिन बुढ़ापे का शरीर विश्वास से नहीं चलता है। धीरे धीरे शरीर अपनी शक्ति और ताकत खो ही देता है, उस पर बीमारियां भी लग जाती हैं। बेटे अनूप को कहा था कि वो मंदिर छोड़ दे, तुरंत दर्शन करके घर आ जाएंगे, पर अनूप ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि ऐसा भी मंदिर जाना क्या ज़रूरी है, जब जाया नहीं जाता तो क्यों जाते हैं, घर पर ही रहा करे। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊं, मुझे और भी काम रहते हैं। किशोरी बाबू चुप हो गए। बुढ़ापा क्या आता है, अपने ही बच्चे ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं, अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बस उन्हीं के लिए अनूप के पास वक्त नहीं है। घर से मंदिर 10 मिनट की दूरी पर भी नहीं है, लेकिन अनूप रोज शाम को बेटों को घुमाने और उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए 1 घंटे का समय निकाल लेता है, पर अपने ही माता पिता के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं है। किशोरी बाबू बड़ी मुश्किल से उठे और धीरे धीरे घर पहुंच गए। दरवाज़ा निर्मला जी ने खोला। जब हिम्मत नहीं होती है तो रोज़ क्यों मंदिर जाते हो? कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो नहीं जाती हूँ, अब घुटने के दर्द से चला भी तो नहीं जाता है। बरसों की आदत है निर्मला, जब तक सांस चलेगी तब तक तो मंदिर जाऊँगा ही। मैं घर पर दिन भर नहीं बैठ सकता हूँ। अच्छा, अब ये सब छोड़ और नाश्ता ला कर दे, बहुत भूख लगी है। वैसे बहू ने क्या बनाया है? उन्होंने आतुरता से पूछा। निर्मला जी कुछ जवाब ही नहीं देती है, चुपचाप रसोई में जाती है और 2 रोटी साथ में अचार लाकर देती है। ये क्या ठंडी रोटी, ये तो मुझसे चबाई भी नहीं जाएगी, कुछ गर्म नहीं है? आज का नाश्ता नहीं बना? हाँ, सैंडविच बने थे पर बच्चों ने ज़्यादा खा लिए। तभी किशोरी बाबू की नज़र टेबल पर रखी प्लेट पर पड़ती है। बच्चों ने ज़्यादा नहीं खाए, उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाने की कोशिश की और बच्चे ज़्यादा खा नहीं सके तो उन्होंने जूठे छोड़ दिए। वो गुस्से से बोले, हाँ जानती हूँ, पर कुछ कर नहीं सकते हैं और ना ही कुछ कह सकते हैं। अब रहना तो यहीं पर है, जैसे दिन भगवान दिखा रहा है देख लो। वैसे भी अब कितने दिन हमारे जीने के बच्चे होंगे? निर्मला जी उदास होकर बोली। पता नहीं किन जन्मों के दुष्कर्म की सज़ा मिल रही है। इस जन्म में तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना ही बुरा किया। किशोरी बाबू ठंडी रोटी के 2 कौर चबाते हुए बोले। लेकिन दांत ना होने की वजह से वो 2 कौर भी नहीं चबा पाते हैं और भूखे रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहू अंकिता रसोई में आती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। अपने सास ससुर को देखकर मुंह बिचकाती है तो दोनों उठकर अपने कमरे में आ जाते हैं। पलंग पर बैठकर राम राम की माला जपते हैं, पर भूखे पेट भजन भी तो नहीं होते हैं। निर्मला, जा रसोई में जाकर मालूम कर अंकिता कब तक खाना देगी। मेरे लिए गर्म और नरम रोटी सिकवा देना। निर्मला जी रसोई में जाती है तो बहू गुस्सा हो जाती है। आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं खाना बनाऊं तो आप रसोई में मत आया कीजिए। आप यही चेक करने आती हैं ना कि मैं अपने पति और बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ। वैसे भी मैं अभी इन लोगों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, जब रोटी बन जाएगी तो आवाज़ लगा दूंगी। अब अपनी ये रोनी सूरत लेकर अपने कमरे में जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए, वो भुनभुनाती हुई बोलती है। अंकिता के मुंह से 2 टूक जवाब सुनकर वो वापस आ गई। शाम को बेटा अनूप आया तो उन्होंने याद दिलाया कि उनकी डायबिटीज़ की दवाई ख़त्म हो गई है, लाया या नहीं? मम्मी, आपके काम करने के अलावा मुझे और भी काम है, नहीं लाया दवाई। वैसे भी 2-4 दिन दवाई नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा। इस महीने बहुत खर्चे हैं तो दवाई अगले महीने आएगी। निर्मला जी का मुंह उतर जाता है। जो संतान इतनी प्रार्थनाओं के बाद हुई थी, वो क्या इसी दिन के लिए हुई थी? मैंने तो खुद की कभी परवाह ही नहीं करी थी, हमेशा अनूप को प्यार देने में लगी रही। अनूप किसी भी चीज़ की खाने को बोल देता था तो उसे बनाकर खिलाती थी। इसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में आ गए। ज़रा सा सिरदर्द क्या हो जाता था, मैं पागल हो जाती थी, दवाई देती थी, सिर दबाती थी, घरेलू इलाज भी करती थी कि बस किसी भी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी परवाह तो एक माँ ही कर सकती है। और आज उसी बच्चे को माँ की ज़रा भी परवाह नहीं है और
उसके पास माँ की डायबिटीज़ की दवाई के लिए पैसे ही नहीं हैं। एक ही बेटा है, उसे पूरी खुशियाँ और सही परवरिश दे सके, इसलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। अब वही बेटा बदल गया है। इसी बेटे की परवरिश के लिए अपनी इच्छाओं को मारा और इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। हमसे अनूप की परवरिश में क्या गलती हो गई? सोचकर निर्मला जी की आंखें भर आती हैं। वो एकटक खड़ी अनूप को देखती रहती हैं। ये वही अनूप है जो कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ता था और आज मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तभी अनूप ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, देखो मैं तुम दोनों के लिए फुटबॉल लाया हूँ। दोनों बेटे कम उम्र में समझदार थे। पापा हमारे पास तो फुटबॉल है, अभी वो कुछ महीने और चल जाएंगी। इससे अच्छा तो आप दादी जी की दवाई और दादाजी के लिए नई चप्पल ले आते। ये सुनते ही अनूप आग बबूला हो गया। अब आप दोनों मेरे बच्चों के कान भर रहे हो? जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर रहे हो। मेरे पीठ पीछे न जाने मेरे बच्चों के मन में मेरे खिलाफ कान भरते रहते हो। बच्चों को तो नई चीज़ें पसंद होती है और वो मना कर रहे हैं। आप दोनों मुझे कभी चैन से जीने दोगे भी या नहीं? आप तो चाहते ही नहीं होंगे कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहूं। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हम दोनों से कैसी बातें कर रहा है? हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बच्चा दुखी रहे? हम तो हर साल तुझे खुश रहने का ही आशीर्वाद देते हैं। जिस तरह तुझे तेरे बच्चे प्यारे हैं, हमें भी तू प्यारा है। ये बात अलग है कि तुझे अपने ही मम्मी पापा का अपमान करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। किशोरी बाबू भी चिल्लाकर बोले, अंकिता इन दोनों को रात का खाना मत देना और दोनों बच्चों को इनसे दूर ही रखना, बात मत करने देना। अनूप ने अपना फरमान सुनाकर दोनों माता पिता को कमरे में बंद कर दिया। रात को निर्मला जी को डायबिटीज़ की दवाई नहीं मिली तो उनका शुगर लेवल बढ़ गया और खाना ना मिलने से उन्हें कमज़ोरी आ गई। वो बिस्तर पर आ गई। किशोरी बाबू चिल्लाते ही रहे, कमरा खोल, मुझे खाना मत दो, अपनी मम्मी को तो खाना दे दो। इसने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में पाला है, खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया है, इसे खाना दे दो। ये कहते कहते वो भी थक गए, पर बेटे बहू ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह कमरे में हलचल नहीं हुई। अनूप अपना नाश्ता करके ऑफिस चला गया। बच्चे स्कूल और अंकिता बाहर सहेलियों से गप्पे लड़ाने घर से बाहर चली गई। तभी पड़ोसन ने पूछा कि आज आंटी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोज तो इस समय अंकल मंदिर जाते थे और आंटी बाहर नजर आती थी। हाँ, वो सो रहे हैं। अब बुढ़ापे का शरीर है तो उनको नींद नहीं आती है। सुबह आंख लगी तो क्यों जगाऊं? अंकिता मीठी जुबान में बोली। थोड़ी देर बाद वो अंदर आ गई। कमरे में सच में सन्नाटा था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा मम्मी जी पलंग पर है और पापा जी ज़मीन पर लेटे हुए हैं। उन दोनों को हिलाया तो अंकिता के होश उड़ गए। दोनों के प्राण जा चुके थे। उसने घबराहट में अनूप को फ़ोन लगाया। वो घर आया। ओह, अच्छा हुआ दोनों एक साथ चले गए। एक भी जिंदा रह जाता तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। फटाफट से सब रिश्तेदारों को खबर दी और दोनों के शोक के 15 दिन निकल गए। अनूप और अंकिता की ज़िंदगी सामान्य चलने लगी। दोनों बेटे बड़े हुए और नौकरी करने लगे। अंकिता ने दोनों बेटे रोहित और पंकज की शादी भी कर दी ताकि उसे बुढ़ापे में बहुओं का सुख मिल सके। रोहित की पत्नी जरा मॉडर्न किस्म की थी। उसे अपने सास ससुर के साथ में नहीं रहना था। वो रोज़ झगड़ा करती और खाना भी नहीं बनाती थी। घर का वातावरण कलेश से भरा रहता था। बेटा रोहित, तू अपनी पत्नी को समझा दे। मम्मी से कैसे बेशर्मी से बात करती है, अलग होने की जिद करती है। परिवार के साथ में ही असली सुख होता है। तू अपनी पत्नी पर जरा नकेल कसकर रखा कर, अनूप ने समझाया। पापा, संस्कारों की तो आप बात ही मत कीजिए। और ये मेरी पत्नी है। ये इसकी इच्छा है कि ये यहाँ रहना भी चाहती है कि नहीं। मैंने एक फ्लैट देख लिया है। अब हम दोनों वहीं पर रहेंगे और नई ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन बेटा, हम दोनों की भी तो उम्र हो चली है। हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे? रोहित ने एक ना सुनी और अलग रहने चला गया।
छोटे बेटे पंकज की पत्नी नीति ने भी जिद की कि जब भैया भाभी अलग रह सकते हैं तो मैं क्यों इन बूढ़े बुढ़िया की सेवा करूं, मुझे भी इनसे अलग रहना है। पंकज भी अलग हो गया। अनूप की प्राइवेट नौकरी थी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती थी। थोड़े बहुत से पैसों से थोड़े दिनों तक घर चलाया। फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने बेटों को फ़ोन लगाया और कहा, रोहित हर महीने थोड़े पैसे भेज दिया कर, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। पापा मेरे और भी खर्चे हैं, घर परिवार है, मैं आपको पैसे भेजूंगा तो अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा, आप पंकज से मांग लीजिए। पंकज ने भी साफ इनकार कर दिया, जब बड़े भैया नहीं दे रहे हैं तो मैं भी क्यों दूं। अब दोनों की भूखे रहने की नौबत आ गई। घर भी किराए का ही था, उसका किराया देना भी भारी हो गया था। राशन का सामान भी खत्म हो चला था। धीरे धीरे घर का सामान और बर्तन बिकने लगे। अनूप अपने बेटों को फ़ोन लगाता था पर वो नहीं उठाते थे और उन्होंने दूसरे शहर में तबादला ले लिया। अंकिता के सारे गहने भी बिक गए थे। उसका शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था। पेट तो रोटी मांगता था। वो औरों के घरों में बर्तन मांजने लगी ताकि पेट भर सके। एक रात अनूप को लकवा आ गया। अब तो दोनों की हालत खराब हो गई। मकान मालिक ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों घर छोड़कर जाने लगे तो आसपास वाले बातें बना रहे थे कि अपने माँ बाप पर अत्याचार करने वालों का यही हाल होता है। उन लोगों की बातों सुनकर दोनों को अपना बुरा व्यवहार याद आने लगा। अनूप और अंकिता ने एक दिन मंदिर में शरण ली और उन्हें जरा भी चैन नहीं मिलता था। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलती ही रहती थी। उन्हें वो सारी बातें याद आती थी, वो सभी अत्याचार याद आते थे। आज उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके बच्चों की इसमें कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही किया जो अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा। काश उन्होंने अपने मम्मी पापा की सेवा की होती, उन पर मानसिक अत्याचार नहीं किया होता, उनका दिल भी नहीं दुखाया होता। अब अनूप को भी बहुत बड़ा पछतावा हो रहा था। वो उनकी मौत के लिए खुद को गुनहगार मान रहा था, क्योंकि उसने ही दोनों को उस रात कमरे में बंद करवा दिया था। मैं अपना जुर्म कबूल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सज़ा मिले। मैं भी आपके पाप के बराबर की भागीदार हूँ। मैं भी जेल में सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। बेटों ने हमें ठुकरा ही दिया है। आज दोनों बेटों के होते हुए भी हम अकेले हैं। अंकिता, मैं अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी वही किया था जो तुमने कहा था। अब बेटे भी तो बहू की बात ही मानेंगे ना। एक वह दिन था और एक यह दिन है। तब आपके मम्मी पापा मजबूर थे और आज हम उनकी जगह हैं। हम भी मजबूर हैं। अब सहने की बारी हमारी है। दोनों मंदिर के अंदर गए और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें सज़ा मिले। अब ये बेचैनी सहन नहीं होती है। उन्होंने सिर झुकाया और वहीं दोनों के प्राण उड़ गए। पाठकों, माँ बाप पर अत्याचार करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने माँ बाप का कभी अपमान मत कीजिए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है, उनके वजह से ही आपका वजूद है। वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।